सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारी मॉर्निंग की पहली क्लास है और हम सबसे पहले जो अपनी क्लास शुरू करते हैं यानी दिन की शुरुआत हम करते हैं वो करंट अफेयर से करते हैं। और ये क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से इसे देख सकते हैं। और इस क्लास के खत्म होने के बाद में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर मिल जाएगी, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, फिर से मैं आपको बता दूँ। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लोगों पर क्लिक करें या फिर सर्च कर लें जाके जीएस नगरी। हमसे टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में जुड़ने के लिए टेलीग्राम के लोगों पर क्लिक कर लें। और अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लोगों पर क्लिक कर लें और हमें मैसेज कर दें 8090636447 पर। हमसे फेसबुक में ऐड होने के लिए फेसबुक के लोगों पर क्लिक कर लें या फिर सर्च कर लें जाके जीएस नगरी स्टडी ग्रुप। उम्मीद है आप सबको ये सब चीज़ें पता होंगी पहले से ही, क्योंकि मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी, पुरानी क्लासेस में भी ये सब रिपीट करती रहती हूँ। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट है IMD रिपोर्ट, साइक्लोन निसर्ग ओवर अरेबियन सी। ठीक है, अरब समुद्र के ऊपर, अरेबियन सी के ऊपर, अरब सागर के ऊपर एक साइक्लोन बन रहा है जिसका नाम है निसर्ग। ठीक है, निसर्ग। आगे देख लीजिए, पहले IMD का फुल फॉर्म जान लीजिए। IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको हिंदी में बोला जाएगा भारतीय मौसम विभाग। इसने चेतावनी दी है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान आ सकता है। कहाँ से उठा है? अरेबियन सी से। ठीक है, मतलब अरब सागर से यह चक्रवाती तूफान उठ चुका है और ये आ सकता है और यह महाराष्ट्र और गुजरात के तट को आकर के उस पर हिट करेगा। ठीक है, मतलब यह कहाँ पर आएगा? महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर यह टकराएगा। क्या नाम है तूफान का? साइक्लोन का, चक्रवाती तूफान का, निसर्ग। ठीक है, और IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, एट द मोमेंट द स्टॉर्म इज़ ब्रूइंग इन द अरेबियन सी नियर लक्षद्वीप। अभी ये चक्रवाती तूफान जो है वो अरेबियन सी में है, अरब सागर में है, लक्षद्वीप के पास में। ठीक है, लक्षद्वीप के पास अरब सागर में ये तूफान बन रहा है और यह 3 जून को यानी कि आज ये महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ठीक है, और इसका नाम है निसर्ग और इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का नाम होता है भारतीय मौसम विभाग। देख लीजिए, मैं क्लियर कर देती हूँ। आगे देखते हैं। दिस साइक्लोन स्टॉर्म कुड बी द फर्स्ट ट्रॉपिकल, ये पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो पिछले 129 सालों में आया है महाराष्ट्र में। ठीक है, यह पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो 129 सालों में महाराष्ट्र में आया है। ठीक है, जून के महीने में, मतलब 129 सालों से आज तक वहाँ पर कोई भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आया है। ये पहला चक्रवात है जिसका नाम है निसर्ग। ठीक है, ये अपने साथ बहुत तेज़ हवाएं लेके आएगा और भारी बारिश भी लेके आएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में। ठीक है, अब इस करंट से निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटरोलॉजी इंडिया, मतलब भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक का नाम क्या है? मृत्युंजय मोहपात्रा। ठीक है, मृत्युंजय मोहपात्रा जी हैं महानिदेशक भारतीय मौसम विभाग के। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है भारतीय मौसम विभाग का? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मैं क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है ये पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पिछले 129 सालों में पहली बार आ रहा है महाराष्ट्र में जून के महीने में। ठीक है, और ये अपने साथ बहुत ही तेज़ हवाएं और भारी बारिश लेकर आएगा। कहाँ पर? तटीय इलाकों में, महाराष्ट्र और गुजरात के। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कैसे पूछा जा सकता है कि ये जो निसर्ग चक्रवात आया है ये कौन कौन से 2 राज्यों में आया है? इससे कौन से 2 राज्य हैं जिन पर इसका असर हुआ है, इसका प्रभाव हुआ है? वो है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, और ये पिछले 129 सालों में पहला ऐसा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो जून के महीने में महाराष्ट्र में आया है। ठीक है, और इसके बाद में ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, महानिदेशक का नाम मृत्युंजय मोहपात्रा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, विराट कोहली ओनली क्रिकेटर इन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट। इसका मतलब है विराट कोहली भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको फोर्ब्स ने अपनी 2020 की सूची में शामिल किया है। और वह सूची किसके बारे में है? उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीट, मतलब इसमें वो सभी खिलाड़ी शामिल हैं जो विश्व में 100 खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा भुगतान पाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 100 एथलीटों की सूची तैयार की है फोर्ब्स ने। उसमें विराट कोहली जो भारत के क्रिकेटर हैं उनको भी जगह मिली है। ठीक है, कि देखिए फोर्ब्स की लिस्ट में
टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट, मतलब विश्व के 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची बनाई है किसने, फोर्ब्स ने, ठीक है। और उसमें विराट कोहली को स्थान दिया गया है, और विराट कोहली का कौन सा स्थान है, 66वां स्थान है, ठीक है। वो शीर्ष 100 खिलाड़ियों में विराट कोहली का 66वां स्थान है, और इनकी अनुमानित आय $26 मिलियन की है, ठीक है। अनुमानित आय जो है वो कितनी है, $26 मिलियन की, ठीक है। और पहले नंबर पर इस सूची में कौन है, स्विस टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी जिनका नाम है रोजर फेडरर, ठीक है। रोजर फेडरर इस लिस्ट में, इस सूची में शीर्ष पे हैं, ठीक है, नंबर 1 पर हैं रोजर फेडरर, जिनकी अनुमानित आय कितनी है, $106.3 मिलियन, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि विराट कोहली पहले खिलाड़ी हैं भारत के जिनको फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में विश्व के सबसे उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों में शामिल किया गया है, जिसमें इनका स्थान 66वां है, ठीक है, 66वां स्थान है। और इनकी अनुमानित आय कितनी है, $26 मिलियन की, ठीक है। और नंबर 1 पर कौन है, स्विस टेनिस, ठीक है, स्विस टेनिस ग्रेट मतलब टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम रोजर फेडरर है, वो इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, ठीक है। ये विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट हैं, जिनकी अनुमानित आय कितनी है, $106.3 मिलियन, ठीक है, $106.3 मिलियन। मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, देख लीजिए एक बार। आगे देखते हैं, सॉकर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये तो बहुत फेमस है, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। इनकी अनुमानित आय है 105 मिलियन डॉलर, लियोनल मेसी की $104 मिलियन और नेमार की $95.5 मिलियन, ठीक है। ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाए हुए हैं, ठीक है। एंड NBA's लेब्रॉन जेम्स, ठीक है, ये चारों खिलाड़ी शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाए हैं। नंबर 1 पर मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, रोजर फेडरर। नंबर 2 पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनकी अनुमानित आय $105 मिलियन है। उसके बाद नंबर 3 पर लियोनल मेसी जिनकी अनुमानित आय $104 मिलियन है। फिर उसके बाद में नेमार जिनकी अनुमानित आय $95.5 मिलियन है। और उसके बाद में NBA के लेब्रॉन जेम्स, ठीक है। ये हैं 5 शीर्ष खिलाड़ी फोर्ब्स की सूची में जो उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों में शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद में ये देखते हैं कि फोर्ब्स ने किस आधार पर यह सूची बनाई है, यह श्रृंखला तैयार की है। वो श्रृंखला तैयार की है, इनके जो प्राइज़ मनी है, ठीक है, मतलब जो पुरस्कार में इन लोगों को पुरस्कार में पैसा मिलता है उसको जोड़ा है, पुरस्कार राशि को जोड़ा है, उनकी सैलरी को जोड़ा है, ठीक है, उनकी पुरस्कार राशि जोड़ी है, उनकी सैलरी, उनका वेतन जोड़ा है। उसके बाद में इनका कॉन्ट्रैक्ट बोनस, मतलब जो भी अनुबंध करते हैं किसी कंपनी के साथ में उस पर बोनस जो मिलता है वो जोड़ा गया है। ये जो ऐड करते हैं, ठीक है, एंडोर्समेंट मतलब टीवी पे जो ऐड करते हैं खिलाड़ी उनको जोड़ा गया है। इनको जो रॉयल्टी मिलती है वो जोड़ी गई है, और साथ ही साथ इनकी उपस्थिति शुल्क की जो पैसे लेते हैं अपनी उपस्थिति के वो जोड़े गए हैं। और इसके साथ में इनका रेवेन्यू मतलब इनका जो राजस्व है वो जोड़ा गया है। और वो कब से कब तक का जोड़ा गया है, 1 जून 2019 से लेकर के 1 जून 2020 तक का, मतलब एक साल में इन्होंने जितनी भी आय की है, मतलब एथलीट राजस्व इनको मिला है, जो पुरस्कार राशि मिली है, जितना वेतन मिला है, जितना अनुबंध बोनस मिला है, जितने भी इन्होंने टीवी पे ऐड किए हैं, जो रॉयल्टी मिली है, वह इनकी उपस्थिति का जो शुल्क है वो सब जोड़ करके 1 जून 2019 से लेकर के 1 जून 2020 में यह अनुमानित किया गया। और इन सब राशियों को जोड़ करके यह शीर्ष 100 की सूची तैयार की गई है फोर्ब्स द्वारा, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है शीर्ष 5 खिलाड़ियों के नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहला आपको बताया रोजर फेडरर, दूसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा लियोनल मेसी, चौथा नेमार और 5वां है लेब्रॉन जेम्स, ठीक है। ये 5 शीर्ष खिलाड़ी हैं। विराट कोहली की 66वीं पोजीशन है इन शीर्ष 100 में, ठीक है। यह भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि फोर्ब्स ने जो सूची निकाली है वो किस बेसिस पे निकाली है, मतलब जो इसमें अनुमानित आय है उसमें क्या क्या जोड़ा है उन्होंने, वो मैंने आपको बता दिया। इनका पुरस्कार राशि और सैलरी, राजस्व और वेतन, उपस्थिति शुल्क और रॉयल्टी वगैरह जोड़ा गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और ये कब से कब तक का जोड़ा गया है, 1 जून 2019 से लेकर के 1 जून 2020 तक का, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, PM मोदी लॉन्चेस चैंपियंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। PM मोदी ने एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीक का शुभारंभ किया है जिसका नाम है चैंपियन। इसका फुल फॉर्म मैं आपको अभी बताऊंगी और साथ में इसका मतलब भी समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन याद आपको उसको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप चैंपियन का फुल फॉर्म याद कर पाएंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए हिंदी के शब्दों का प्रयोग करूंगी, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो MSME यानी लघु मध्यम उद्योगों को
के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ पीएम मोदी जी ने किया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है चैम्पियन। ठीक है, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हिंदी में लघु उद्यम एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री। आगे देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने इस प्लेटफॉर्म का, इस तकनीक प्लेटफॉर्म चैम्पियन का शुभारंभ किया है। अब आइए जानते हैं चैम्पियन का फुल फॉर्म क्या है। चैम्पियन का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ रीसेंट प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मैं हिंदी में आपको भी समझाती हूँ इसको। फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए। C फॉर क्रिएशन, H फॉर एंड हारमोनियस, A फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, CHA हो गया, एप्लीकेशन ऑफ रीसेंट प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये है फुल फॉर्म चैम्पियन का। इसको हिंदी में बोलेंगे निर्माण एवं सामंजस्य पूर्ण अनुप्रयोग नई प्रक्रियाओं का उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, निर्माण एवं सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग नई प्रक्रियाओं का उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रीय शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का और नए निर्माण का प्रयोग करना। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में यही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए और शक्ति को बढ़ाने के लिए नई प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाएगा, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वह लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को होगा। ठीक है, ये पोर्टल जो है ये क्यों ज़रूरी है, ये क्रिएट करेगा जो स्मॉलर यूनिट है, यानी जो छोटी इकाइयाँ हैं हमारे देश की, जो नए स्टार्टअप हो रहे हैं एमएसएमई में, जो छोटी इकाइयाँ हैं उनको बड़ा बनाने में उनकी मदद करेगा। कैसे करेगा, उनको कैसे बड़ा बनाएगा, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा, मतलब उनकी शिकायतों पे विचार करेगा, उनकी शिकायतों में सुधार करेगा। ठीक है, और ये साथ ही साथ उनको इनकरेज करेगा, मतलब उनको बढ़ावा देगा। ठीक है, उनको बढ़ावा देगा, उनको उनका उत्साह वर्धन करेगा। ठीक है, उनका उत्साह बढ़ाएगा, उनको पूरी तरह से सहयोग देगा और उनका हाथ पकड़ के उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। किसको मदद करेगा, जो एमएसएमई की नई छोटी इकाइयां हैं उनको बड़ा बनाने में। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये इसलिए है छोटी इकाइयों को बड़ा बनाना क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द यूज़ किया था अपनी स्पीच में, उन्होंने कहा था लोकल, वोकल अबाउट लोकल। ठीक है, तो हमें अपनी लोकल चीज़ों को पूरे विश्व में यानी ग्लोबल बनाना है, इसलिए इन छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने में इन्होंने यह प्लेटफॉर्म चैम्पियन लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि इनकी मदद की जा सके, इनका उत्साह वर्धन किया जा सके, इनकी शिकायतों को हल किया जा सके, विपत्तियों को दूर किया जा सके, ताकि ये आगे निकल के अपना नाम कमा सके। ठीक है, विश्व स्तर पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, अपनी स्थापना कर सकें। इसी तरह से जो चैम्पियन प्लेटफॉर्म है ये एक बहुत सारी चीज़ों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है, यानी लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का यह एक प्लेटफॉर्म है जिस पर एमएसएमई से रिलेटेड सारी शिकायतें, सारी परेशानियां हल की जा सकेंगी। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मोदी जी ने इसको शुभारंभ किया है। क्या है, चैम्पियन का शुभारंभ किया है। चैम्पियन का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ रीसेंट प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। हिंदी में निर्माण एवं सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग नई प्रक्रियाओं का उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ चैम्पियन। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म है, चैम्पियन प्लेटफॉर्म है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पहला है ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब शिकायतों का सुधार। जो शिकायतें आती हैं एमएसएमई इंडस्ट्री की तरफ से उनका सुधार किया जाएगा। ठीक है, उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा, उन इंडस्ट्रीज़ की शिकायतों को दूर किया जाएगा। उसमें कौन कौन सी शिकायतें शामिल होंगी, पहली तो फाइनेंस की, मतलब वित्तीय शिकायतें होंगी, उनका समाधान किया जाएगा। रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान की आपूर्ति अगर नहीं हो पाएगी या उससे कच्चे सामान से लेकर के कोई भी दिक्कत होगी उसको दूर किया जाएगा। लेबर की प्रॉब्लम दूर की जाएगी यानी श्रम की दिक्कत दूर की जाएगी। और परमिशन यानी कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी कंपनी को परमिशन चाहिए स्टार्ट करने की, या किसी स्टार्टअप को परमिशन चाहिए होगी एमएसएमई में स्टार्ट करने की, तो उसको परमिशन दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर और भी कोई प्रॉब्लम या और कोई डिफ़िकल्टी आ रही है इस कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर के, तो वो भी शिकायत को दूर किया जाएगा। ठीक है, मतलब चैम्पियन पोर्टल शिकायतों का सुधार करेगा, उन शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, कौन कौन सी दिक्कतें मैंने आपको बता दी, वित्तीय समाधान, कच्चे माल का दिक्कत, श्रम का प्रॉब्लम, या फिर विनियामक अनुमति। ठीक है, रेगुलेटरी परमिशन। आगे देखते हैं दूसरी
क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब इस चैम्पियन पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे, बनाने के पीछे दूसरा क्या उद्देश्य है, टू हेल्प देम कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब है लोगों के लिए नए अवसर लाना, ठीक है। ये चैम्पियन पोर्टल के ज़रिए एमएसएमई इंडस्ट्री में लोगों के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा मेडिकल इक्विपमेंट का, ठीक है, मतलब चिकित्सा उपकरण बनाए जाएंगे, और इसके साथ में और भी एसेसरीज़ जो चिकित्सा के क्षेत्र में ज़रूरी होती हैं, जैसे पीपीई किट, मास्क आदि शामिल हैं, इन सब का निर्माण होगा। इन सब के लिए इंडस्ट्री बनेगी, एमएसएमईज़, मतलब भारत में ही ये चीज़ें बनाई जाएंगी अब, और उनको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उपलब्ध होंगी ये चीज़ें। और जो एमएसएमईज़ ये मेडिकल के उपकरण बनाती हैं, चिकित्सा के उपकरण, और इसमें इससे ज़रूरी चीज़ें इससे जुड़ी हुई जैसे पीपीई किट और मास्क, इन सबको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तीसरा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज द स्पार्क, ठीक है, मतलब उन लोगों को पहचानना, ठीक है, जो लोग एमएसएमई में खोलना चाहते हैं अपनी कंपनी, या फिर जिनके पास एमएसएमई में किसी भी उद्योग को लेकर के कुशलता हासिल है, उन सबको ढूंढना और उनकी एमएसएमई उनसे एक नया स्टार्टअप करवाना और उनकी एसएमई को पूरे विश्व में एक चैम्पियन बनाना, ठीक है। मतलब हम अपने लोकल को लेकर के ग्लोबल तभी होंगे जब हमें अपने भारत में प्रतिभा को ढूंढेंगे और उसको बाहर निकाल करके उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। तो यह चैम्पियन प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन कुशल लोगों को काम मिलेगा, और इससे हमारे भारत का बाज़ार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा, ठीक है। द पोटेंशियल एमएसएमई वो टू विदस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब वो एमएसएमईज़, वो लघु उद्योग, वो मध्यम उद्योग, ठीक है, और सूक्ष्म उद्योग जो इस सिचुएशन में यानी कोविड-19 की सिचुएशन में भी काम करते रहे और इस महामारी को भी उन्होंने झेल लिया, ठीक है, मतलब इस महामारी जैसी सिचुएशन में भी उन्होंने खुद को खड़े रखा। उन एमएसएमईज़ को इनकरेज करना, ठीक है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, ठीक है, और उनकी सभी परेशानियों को दूर करना और उनको इनकरेज करना, ठीक है, उनका उत्साहवर्धन करना। ये तीसरा काम है इस चैम्पियन पोर्टल का। पहला काम ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। पहला क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल, दूसरा है नए अवसर प्रदान करना, और तीसरा है उन एमएसएमईज़ को ढूंढना जो इस महामारी के वक्त में भी लगातार काम करा और उन्होंने अपना गौरव बढ़ाया, ठीक है। आगे देखते हैं इस एमएसएमई की टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीक आई है इसके बारे में और कुछ बातें। ये एक टेक्नोलॉजी है जो एक कंट्रोल रूम से चलाई जाएगी, ठीक है, जहाँ पर एक डेटा सिस्टम होगा, एक कंट्रोल रूम होगा इसका, जहाँ से ये चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी, जहाँ पर बैठ के शिकायतों के बारे में विचार किया जाएगा और उनको सुधार करने की क्षमता होगी वहाँ पर, ठीक है। वो एक रूम बनाया जाएगा, कंट्रोल रूम। इसके साथ ही साथ इसमें आईसीटी टूल्स भी लगेंगे, जिसमें टेलीफोन है, इंटरनेट है और वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, मतलब टेलीफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये काम करेगा पोर्टल, ठीक है। और इसको चलाएगा कौन, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। मैंने कल की क्लास में आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में एक और करंट बताई थी, ये आप देख लीजिएगा जाके अगर नहीं आती है, लेकिन अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है चैम्पियन प्लेटफॉर्म में, जो सिस्टम चलाया जाएगा लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए या फिर उनको नए अवसर प्रदान करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये कौन काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये सब कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज़रिए होगा। साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स, मतलब डेटा की विश्लेषण की जाएगी, ठीक है, और मशीन से लर्निंग की जाएगी, ठीक है। ये पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये मैं बताती हूँ कि यह वास्तविक समय के आधार पर सारी जानकारी को एकीकृत करेगा एवं भारत सरकार के शिकायत सुधार संबंधित प्रयासों में उसकी मदद करेगा, ठीक है। भारत सरकार के मेन ग्रीवियंस पोर्टल, मतलब शिकायत सुधार संबंधी जो पोर्टल है, जिसका नाम है सीपी ग्राम्स एंड एमएसएमई मिनिस्ट्री, ठीक है, इनके जो और भी चीज़ें हैं, मैकेनिज्म है, उनके थ्रू लोगों की दिक्कतों को दूर करने में मदद करेगा। कैसे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, अब आप देख लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। सीपी ग्राम्स एंड एमएसएमई मिनिस्ट्रीज ओन अनदर वेब बेस्ड मैकेनिज्म, ठीक है, जो और भी मैकेनिज्म्स हैं मंत्रालय के, लघु सूक्ष्म एवं उद्यम मंत्रालय के, उन सब के साथ में मिल करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लोगों की मदद करेगा, एमएसएमईज़ की मदद करेगा, ठीक है। इसके लिए एक भौतिक मूल ढांचा भी तैयार कर लिया गया है, ठीक है, मंत्रालय के
मंत्रालय के एक डंपिंग रूम में इसका एक भौतिक मूल ढांचा तैयार कर लिया गया है, जिसको एक ऑफिस के तौर पर बनाया जाएगा, यानी कंट्रोल रूम के तौर पर बनाया जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी नियंत्रण कक्ष के रूप में बनाया जाएगा, जहां से ये पोर्टल चलाया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के अंतरिक्ष में चला गया था पृथ्वी की कक्षा में। ठीक है, एक नया ड्रैगन कैप्सूल मतलब या एक नई तरह की प्रणाली बनाई गई है एक निजी कंपनी द्वारा, जिसका नाम है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। ठीक है, इसमें नासा के 2 एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री बैठ करके पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गए थे। ठीक है, ये निजी कंपनी है, ये मैं आपको नीचे बताऊंगी। यहाँ पर मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया आपको करंट का, तो मैंने बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आगे मैं करंट में आपको इसके बारे में क्या क्या बताने वाली हूँ। ठीक है, नासा के 2 एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम है रॉबर्ट बेनकन एंड डलगस हर्ले। ठीक है, क्या नाम है? रॉबर्ट बेनकन, दूसरा डलगस हर्ले। ठीक है, ये 2 एस्ट्रोनॉट हैं नासा के, जो अब एस्ट्रोनॉट नहीं रहे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी लिखा हुआ है मैंने इसमें करंट में आगे। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं, अभी तो आप इतना जान लीजिए कि 2 अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है रॉबर्ट बेनकन एंड डलगस हर्ले, ये स्पेस कैप्सूल एक बनाया है, स्पेस एक्स कैप्सूल, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ में मिल करके बनाया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ में मिल करके ये कैप्सूल बनाया है नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने, जिनका नाम है रॉबर्ट बेनकन एंड डलगस हर्ले। ठीक है, स्पेस एक्स फाल्कन 9, ठीक है, ये ड्रैगन कैप्सूल है जिसको लॉन्च किया गया है कहाँ से? पैड 39A। ठीक है, पैड 39A, और ये स्थित कहाँ पर है? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर केप कैनावेरल फ्लोरिडा में। ठीक है, केप कैनावेरल फ्लोरिडा में ये स्थित है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ये पहला प्राइवेट, मैंने बताया था अभी, एक निजी कंपनी का कैप्सूल है, जिससे 2 एस्ट्रोनॉट जो नासा के एस्ट्रोनॉट थे, यानी नासा के अंतरिक्ष यात्री थे, वो बैठ करके पृथ्वी की कक्षा में पहुँच गए। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए एक बार इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहले तो ये नासा के जो 2 साइंटिस्ट हैं, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस में बैठ करके पृथ्वी की कक्षा में चले गए? ये स्पेस एक्स कैप्सूल है। ठीक है, जिसका पूरा नाम स्पेस एक्स फाल्कन 9 है। ठीक है, जिसको क्रू ड्रैगन कैप्सूल से के साथ मिल करके बनाया गया है। ठीक है, और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था, ये बहुत ज़रूरी है, पैड 39A। ठीक है, पैड 39A जो कहाँ पे स्थित है? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में। और नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? केप कैनावेरल में, फ्लोरिडा में। ठीक है, फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से यह पैड लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये पहला निजी प्राइवेट मतलब निजी कंपनी का ये पहला कैप्सूल है जिसने एस्ट्रोनॉट्स को बैठा करके उसको अपनी कक्षा में भेजा है, पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया गया है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स के नाम इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये कैप्सूल किसने मिल करके बनाया है? नासा के 2 एस्ट्रोनॉट ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS के साथ मिल करके बनाया है। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये पहला मिशन है। ठीक है, ये प्राइमरी मिशन है, नासा के 2 एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने इसको अपना एक प्राथमिक मिशन बनाया था। ठीक है, और लॉन्च किया इसको यूनाइटेड स्टेट में। जब वो रिटायर हुए थे, मैंने बताया था ये नासा के जो एस्ट्रोनॉट थे ये पहले रह चुके हैं, यानी 2011 तक ये नासा के अंतरिक्ष यात्री थे, उसके बाद ये रिटायर हो गए थे वहाँ से। उसके बाद में इन्होंने अपना यह प्राथमिक मिशन बनाया था। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट में रह करके उन्होंने इस पर काम किया। ठीक है, उस कैप्सूल का नाम जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फाल्कन 9। ठीक है, ये पूरे विश्व का पहला ऐसा है कैप्सूल, यानी पहला ऐसा यान है, ठीक है, जो इन्होंने बनाया है। वे विश्व का पहला यान है जो रीयूजेबल है। ठीक है, रीयूजेबल का मतलब वो दोबारा से इसको पुनः प्रयोज्य में लाया जा सकता है। ठीक है, यह पुनः प्रयोज्य में लाया जा सकता है। आगे देखें, इसमें 2 स्टेट में रीयूजेबल रॉकेट है, यानी कि पुनः प्रयोज्य में लाने वाला रॉकेट है, जिसको डिज़ाइन किया गया है और इसको बनाया किसने है? स्पेस एक्स ने। ठीक है, जिससे क्या होगा? इससे ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब इंसानों को और भी चीज़ें जो अंतरिक्ष में ज़रूरत होती हैं अंतरिक्ष यात्रियों को, वो सब चीज़ें लाई जा सकती हैं और अंतरिक्ष में भेजी जा सकती हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमंस को और जो अंतरिक्ष में ज़रूरत के सामान हैं उन सब को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाने में यह सक्षम है। ये जो नया
यान बना है जिसका नाम है फैल्कन 9। ठीक है, इसको किसने बनाया है? नासा के 2 एस्ट्रोनॉट ने मिलकर, जिनका नाम मैंने अभी आपको आगे बताया था। ये नासा से रिटायर हो चुके हैं 2011 में। उसके बाद इन्होंने इस मिशन पर प्राथमिक तौर पर काम किया और दुनिया का पहला कक्षीय वर्ग का ये मिशन तैयार किया। ठीक है, इससे निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो देख लीजिए। नासा का फुल फॉर्म, पहली बात तो ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मतलब इसका प्रशासक कौन है? उनका नाम है जिम ब्राइंडरस्टाइन। ठीक है, नासा के प्रशासक का नाम है जिम ब्राइंडरस्टाइन। और नासा के बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स अपनी पुरानी करंट में दे चुकी हूँ, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और नासा का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। ये भी मैं आपको पुराने में कई बार बता चुकी हूँ, पुरानी वीडियोज़ में। उसके बाद में ये नया है, स्पेस एक्स का फाउंडर और CEO, मतलब उसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? एलन मस्क। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट यानी इसके अध्यक्ष और COO कौन है? ग्वाइन शॉर्टवेल। ठीक है, ग्वाइन शॉर्टवेल इसके अध्यक्ष हैं एवं COO है, और इसके फाउंडर यानी संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? एलन मस्क। ठीक है, और इसके बाद में देखें ये इसकी स्थापना कब हुई है? सन 2002 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हॉथर्न, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हॉथर्न जगह पर। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस करेंट में ये है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स के नाम कौन है जो नासा में थे। ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और वो रिटायर हो गए थे 2011 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में इसका नाम क्या है? फैल्कन 9। उसके बाद में जिस कंपनी ने इसको बनाया है यानी कि स्पेस एक्स कंपनी ने, उसके फाउंडर यानी संस्थापक और CEO का नाम इम्पॉर्टेंट है। उसके अध्यक्ष का और COO का नाम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट, और इसके मुख्यालय कहाँ है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार आपको कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नासा के बारे में तो आप सभी जान गए होंगे। मैं काफ़ी वीडियोज़ में नासा के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन ये मैं आपको पहली बार बता रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ठीक है, तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2 जून को। ठीक है, 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तेलंगाना राज्य बनाया गया था 2 जून को। ये ज़रूरी है, देख लीजिएगा कि तेलंगाना किस दिन बनाया गया था, किस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था, एक नए स्टेट की तरह, एक नए राज्य की तरह, 2 जून को। ठीक है, 2 जून। आगे देखें, तेलंगाना फॉर्मेशन डे के नाम पर इसको मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार इसको तेलंगाना फॉर्मेशन डे से के नाम से मनाती है। ठीक है, तेलंगाना का गठन 2 जून को हुआ था, तो तेलंगाना गठन दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और ये आइडिया जो आया था नया राज्य बनाने का, वो 2013 में आया था। ठीक है, 2013 में नया राज्य बनाने का आइडिया आया था, नया राज्य बनाने का विचार हुआ था, और कहाँ हुआ था? दोनों संसदों में हुआ था। ठीक है, दोनों पार्लियामेंट में इस नए राज्य को बनाने का गठन करने का विचार हुआ था। ठीक है, ये आइडिया आया था, और ये बना किसके अंडर में था? तब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तब हमारे देश की दोनों संसदों ने मिल करके एक नया राज्य बनाने का विचार किया था सन 2013 में, और तेलंगाना गठन दिवस 2 जून को मनाया जाता है। अभी तक ये ज़रूरी है। उसके बाद में देखते हैं, तेलंगाना का जो है सेपरेट स्टेट घोषित किया गया था 2 जून को, और श्री के चंद्रशेखरन राव, ठीक है, श्री के चंद्रशेखरन राव इसके पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और पहले गवर्नर का नाम था ESL नरसिम्हन। ठीक है, ESL नरसिम्हन इसके पहले गवर्नर थे। और तेलंगाना का मतलब होता है तेलुगु लैंग्वेज, एक ऐसा राज्य जहाँ पर सिर्फ तेलुगु बोली जाए। ठीक है, तेलंगाना का मतलब एक ऐसा राज्य या एक ऐसी जगह जहाँ पर तेलुगु बोली जाती हो। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सन 2013 में दोनों संसदों ने मिल करके एक नया राज्य जिसका नाम तेलंगाना रखा जाएगा, इसको बनाने पर विचार किया। ठीक है, और उसके बाद में 2014 यानी कि 1 साल बाद इसकी स्थापना हो गई और इसका शुभारंभ कर दिया गया, इसको इनॉग्रेट करा। और इसमें इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा मैं कहूँ या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो ये है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे तेलंगाना के? श्री के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और पहले गवर्नर कौन थे? ESL नरसिम्हन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये भी देख लीजिए तेलंगाना का मतलब क्या होता है। तेलंगाना का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर तेलुगु बोली जाती हो। ठीक है, जैसे हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है, तेलंगाना का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर
तेलुगु बोली जाती हो, ठीक है। और तेलंगाना निर्माण दिवस या तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। आगे देखते हैं, इस करंट से निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तेलंगाना की राजधानी कौन है? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना में तेलुगु वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब वहाँ की आधिकारिक भाषा तेलुगु है, तेलंगाना की आधिकारिक भाषा तेलुगु है और वहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो हैदराबाद है तेलंगाना की, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, यश बैंक अक्वायर्स 24.19 स्टेक इन डिश टीवी वाया प्लेज्ड शेयर, ठीक है। यश बैंक ने डिश टीवी में, ठीक है, डिश टीवी जो टीवी में केबल ऑपरेटर है डिश टीवी, उसमें यश बैंक ने 24.19% शेयर खरीद लिए हैं, ठीक है। 24.19% की हिस्सेदारी यश बैंक ने ले ली है डिश टीवी में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है। डीटीएच का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम, डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम। ये एक टेलीविज़न सर्विस है इंडिया में, फॉलोइंग इन्वोकेशन ऑफ 44.53 करोड़, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि यश बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी ले ली है शेयर्स के ज़रिए, ठीक है। और ये डिश टीवी है क्या? ये एक डीटीएच सर्विस है, यानी कि डायरेक्ट टू होम। ये एक टेलीविज़न की सर्विस है, ठीक है। टेलीविज़न की सर्विस है जो टेलीविज़न में सर्विस देती है, लोगों को चैनल प्रोवाइड करवाती है। उसमें यश बैंक ने 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है। किस तरह से खरीदी है? इन्होंने यह हिस्सेदारी गिरवी रखे हुए शेयर से खरीदी है, ठीक है। प्लेज्ड शेयर मतलब जो गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं उनसे खरीदी है। और ये हिस्सेदारी कैसे आई है कि जो भुगतान में चूक हुई है लोगों से, ठीक है, भुगतान में चूक की वजह से ये सारे शेयर यश बैंक ने खरीद लिए हैं डिश टीवी से, ठीक है। और दूसरी कंपनियों से जो डिश टीवी के भुगतान में चूक हुई है उसके ज़रिए यश बैंक ने 24.19% शेयर या 24.19% हिस्सेदारी ले ली है, ठीक है। उसको शेयर्स को गिरवी रख दिया है और भुगतान में चूक की वजह से यश बैंक ने यह शेयर में हिस्सेदारी ले ली है। आगे देखते हैं, ये 5वीं बार ऐसा है पूरे साल में, मतलब पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो ये 5वीं बार ऐसा है कि यश बैंक ने किसी भी व्यवसाय के किसी भी कंपनी में अपनी इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, वो भी किसी गैर बैंकिंग व्यवसाय के ज़रिए, ठीक है। गैर बैंकिंग व्यवसाय के ज़रिए यह पिछले 1 साल में 5वीं बार है जब यश बैंक ने किसी भी व्यवसाय की बहुत ही ज़्यादा यानी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है। अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो देख लीजिए। यश बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम है प्रशांत कुमार, ठीक है। और इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। इसको आपको हिंदी में नहीं बता सकती, ये इंग्लिश में ही लर्न करना पड़ेगा क्योंकि टैगलाइंस कभी नहीं बदलती, ठीक है। अगर वो हिंदी में है तो आपको हिंदी में याद करनी पड़ेगी और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देख लीजिए, इनके एमडी और सीईओ मतलब इनके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और यह इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये 5वीं बार पूरे 1 साल में ऐसा हुआ है जब यश बैंक ने किसी भी व्यवसाय में अपनी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी है, वो भी किसी गैर बैंकिंग व्यवसाय के ज़रिए। देख लीजिए, मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं बता दूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है, जो आपकी सुमित सर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।